Good evening, students. Welcome you all in this video, and in this video we are going to take up the topic from 10th class geography book, and the name of the topic is resources and development. This is the first lesson of this book, and this is very deeply related to your life, to my life, to your life, to everybody's life. So we will do this topic in both medium, in Hindi and English as well, because most of the students nowadays or most of the teachers nowadays are delivering the lectures, are delivering their classes, their online classes majorly in Hindi medium. But those students who are studying in CBSE schools or English medium schools, they are facing a little bit problem. So keeping in the mind in this thing that both the medium should be used in online classes, so that all the children can take benefit from these classes. So keeping this thing in our mind, we are preparing this video in both medium, in English and Hindi as well. तो आप लोगों के लिए ये जो वीडियो प्रिपेयर किया जा रहा है, इसमें आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर जो एसएसटी का आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट जियोग्राफी की बुक में से लिया हुआ है, और चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और ये एक जस्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो ही होगा, इंट्रोडक्टरी है आज का वीडियो। इसमें जस्ट आपको इस चैप्टर से थोड़ा सा परिचय करवाएंगे कि जो चैप्टर है ये एक रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट क्या है, ये इसका थोड़ा सा आपको मीनिंग समझाएंगे कि रिसोर्सेज क्या है और रिसोर्सेज का डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरत पड़ गई हमें इनके डेवलपमेंट करने की। तो इन सारी चीज़ों को वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल कम टू नो अबाउट द रिसोर्सेज, द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं, अगर हम हिंदी में बात करें और बड़े साधारण शब्दों में अगर इसी हम डेफिनेशन दें या इसके बारे में बताएं आपको कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। देखिए, एक ह्यूमन बीइंग को अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने जीवन के अंदर जीने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना। जैसे हमें गर्मी से बचने के लिए हवा की ज़रूरत पड़ती है, हमें प्यास बुझाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, हमें भूख मिटाने के लिए रोटी की ज़रूरत पड़ती है, भोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी ज़रूरतें जिन साधनों से हम पूरी करते हैं, चाहे वो हमारी ज़रूरतें जानवरों के माध्यम से पूरी हो, चाहे वो पेड़ पौधों के माध्यम से पूरी हो, या किसी और प्रकार की चीज़ से हमारी ये ज़रूरतें पूरी हो। तो जो भी चीज़ आपकी ज़रूरत को पूरी करेगी, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली ज़रूरतों को पूरा करेंगी और हमारी ज़िंदगी को कंफर्टेबल बनाएंगी या सुविधाजनक बनाएंगी, उनको हम लोग क्या कहेंगे, रिसोर्सेज, संसाधन। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ चीज़ें करेंगे, और आज की जो हमारा वीडियो रहेगा, हम इसमें दो चीज़ों के ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा। एक तो टाइप ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कितने प्रकार के हैं, हमारी नेचर ने हमें जो गिफ्ट के तौर पे हमें दिए हैं। ऑल अराउंड in our environment we see so many things which we have been given by the nature, our mother nature। हमारी जो प्रकृति है, हमारी प्रकृति माता है, उसने हमारे बहुत हेल्प की है, बहुत सारी चीज़ें हमें बिना किसी कीमत के, बिना किसी कॉस्ट के गिफ्ट में दी हैं, और उन चीज़ों का यूज़ करके हम अपनी जीवन को, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा आरामदायक बना रहे हैं। दूसरी चीज़ की जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज को रिसोर्सेज कब कह सकते हैं हम, रिसोर्सेज को रिसोर्सेज क्यों कहते हैं। देखिए, इसके लिए हमारे पास तीन क्राइटेरिया होते हैं, तीन मापदंड होते हैं, जिसके आधार पर हम किसी चीज़ को, जिसको हम यूज़ करते हैं, उसको रिसोर्स कहेंगे। पहली चीज़ क्या है कि वो चीज़ टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल होनी चाहिए, यानी जिस चीज़ को हम अपनी ज़रूरत के लिए प्रयोग कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, उसको प्राप्त करने के लिए, यानी उसकी एक्सेस तक जाने के लिए, उस तक पहुँचने के लिए हमारे पास वो टेक्निक, यानी वो तकनीक होनी चाहिए। अब जैसे आपको गाड़ी चलानी है, आपकी गाड़ी चलेगी पेट्रोल से या डीजल से, और वो पेट्रोल डीजल कहाँ से मिलेगा आपको, नीचे ज़मीन से। और नीचे ज़मीन से कैसे निकलेगा, जब आपके पास उस चीज़ की तकनीक होगी, जब आपके पास उस चीज़ को निकालने के लिए जो मशीनें हैं, जो मशीनरी है, वो आपके पास होगी, और उस निकले हुए रॉ ऑयल को, उस डीजल और पेट्रोल को रिफाइन करने के लिए भी आपके पास मशीनें होंगी, तभी वो चीज़ अब हमारे लिए क्या होगी, रिसोर्सेज। तो हमारा पहला पॉइंट रहेगा, हमारा पहला क्राइटेरिया रहेगा किसी चीज़ को रिसोर्स बनाने के लिए, रिसोर्स कहने के लिए, कि टेक्नोलॉजिकल वो एक्सेसिबल होनी चाहिए, उसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास तकनीक मौजूद होनी चाहिए, तभी वो रिसोर्स होगी। उसके बाद है इकोनॉमिकल फिजिबल। अब मान लीजिए कि आपके पास तकनीक भी है,
किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जिससे आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो जाए और जो आपकी ज़रूरत को पूरा करे, आपके पास तकनीक है लेकिन वो तकनीक इतनी महंगी है कि उससे आपकी दूसरी जो ज़रूरतें हैं वो बाधित हो जाएंगी, वो नहीं पूरी हो पाएंगी। तो अगर ऐसी स्थिति होती है कि हमारे पास जो तकनीक है वो काफ़ी महंगी है तो हम उसको यूज़ नहीं करते और वो चीज़ हमारे लिए कभी भी रिसोर्स नहीं बन सकती जब तक कि वो उसकी तकनीक हमारी पहुंच में ना हो, हमारे बजट में ना हो। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारे देश के अंदर, इतने रिसोर्सेज हैं, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं कि हमारे पास उनको यूज़ करने की तकनीक ही नहीं है, या अगर है तो वो इतनी महंगी है, या हम उनको इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से ऐसी तकनीक को, तो हमें बहुत महंगी पड़ती है, इसलिए हम उन चीज़ों को यूज ही नहीं करते और ऐसे चीज़ें बिना रिसोर्स बने ही वो ऐसे कैसे पड़ी रहती हैं। तीसरी चीज़ है कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी हमने तकनीक यूज़ करी किसी रिसोर्स को प्राप्त करने के लिए, और वो सस्ती भी है, हमारे पास तकनीक भी है, वो सस्ती भी है, लेकिन उससे जो मैनकाइंड है, जो मानवता है, जो ह्यूमन बीइंग है, जो ह्यूमन सोसाइटी है, उसको नुकसान पहुंच रहा है, तो हमें उस चीज़ को हम रिसोर्स नहीं कह सकते। रिसोर्स वही चीज़ है जिससे ह्यूमैनिटी को, मैनकाइंड को, आदमी के अस्तित्व को नुकसान ना पहुंचे, तभी वो क्या होगा, रिसोर्स या संसाधन, अदरवाइज वो रिसोर्स या संसाधन नहीं होगा। ये तीन चीज़ें ज़रूरी हैं किसी भी चीज़ को रिसोर्स या संसाधन बनने के लिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे पास कितने टाइप के रिसोर्सेज हैं। हमारे पास वैसे तो बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, बट मेनली वी शैल डिस्कस ओनली फ्यू ऑफ देम। फॉर एग्जांपल ओरिजिन बेस। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति। क्या मतलब होता है? उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब है कि जो रिसोर्सेज या जो संसाधन हमारे पास हैं या हमने प्राप्त किए हैं वो आए कहाँ से हैं, जमीन के नीचे से आए हैं या जमीन के ऊपर से आए हैं। वो आप लोगों ने बायोटिक चीज़ों से प्राप्त किए हैं या अबायोटिक। बायोटिक का मतलब है जैव संसाधन और अबायोटिक का मतलब है अजैव संसाधन। बायोटिक का अर्थ ये कहेंगे, बायोटिक का एग्जाम्पल अगर दें तो बायोटिक में आपकी वनस्पति, आपके पेड़ पौधे, आपके पशु, ये चीज़ें आएंगी, ये आपके संसाधन के तौर पे काम करेंगे, इनसे आप अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे। तो इसलिए बायोटिक यानी वनस्पति, पेड़ पौधे, पशु। उसके बाद अबायोटिक। अबायोटिक क्या है? जिसके अंदर जीवन नहीं है, जिसके अंदर लाइफ नहीं है, लेकिन वो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने में हमारी मदद करते हैं। जैसे कि आपने ज़मीन से लोह अयस्क निकाल लिया, आपने ज़मीन से तेल निकाल लिया, तो ये चीज़ें हमारे या कोयला निकाल लिया, ये चीज़ें इनके अंदर जीवन तो नहीं है लेकिन हमारे जीवन को ये कंफर्टेबल बनाने में मदद करती हैं। जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा है, और जो डेफिनेशन है वो यही तो कहती है कि ज़रूरत की चीज़ें जो हमारी ज़रूरतों को पूरी करे और हमारे जीवन को कंफर्टेबल बनाए, वही रिसोर्सेज है। तो कोल यानी कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, जो भी ऑयल के फॉर्म है, वो सारे हमारे लाइफ को कंफर्टेबल कैसे बनाते हैं। हम गाड़ियों में जाते हैं और हमारे को जो गाड़ियां हैं वो काफ़ी स्पीड से चलती हैं, तो हमारी जो डिस्टेंसेस है वो बहुत कम हो गई हैं इसकी वजह से। तो दूसरा है एग्जॉस्टिबिलिटी बेस। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब है कि कोई चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो कितने दिन तक चलेगी या कितने समय के बाद वो ख़त्म हो जाएगी, या ख़त्म होने के बाद हम उसको दोबारा बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, यानी समाप्यता। इसको आप हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं, समाप्यता यानी समाप्त होने के आधार पर कौन सी चीज़ जल्दी खत्म होगी, कौन सी चीज़ जल्दी खत्म नहीं होगी, किस चीज़ को खत्म होने के बाद भी बनाया जा सकता है, किस चीज़ को खत्म होने के बाद नहीं बनाया जा सकता। इसके बेस पर एग्जॉस्टिबिलिटी यानी समाप्यता के आधार पर हमारे पास दो प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं, एक रीन्यूएबल और दूसरे नॉन रीन्यूएबल, नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, जैसे कोयला है या ऑयल है, एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। अगर हम उसको अनलिमिटेड तरीके से उसका एक्सप्लॉयटेशन करते रहे, उसका यूज़ करते रहे अंधाधुंध, उसकी एक लिमिट है, उसकी जो क्वांटिटी है वो एक सीमित मात्रा में है। अगर हम इसको अनकंट्रोल्ड या अनलिमिटेड इसको यूज़ करेंगे तो जो कोल या फिर ये रिन्यूएबल नहीं है, नॉन रिन्यूएबल है, जिसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं कोल का और पेट्रोल या डीजल का।
ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कभी भी फिनिश हो सकते हैं अगर हम इनको जुडिशली यूज़ नहीं करेंगे, अगर इनका उचित प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरी ओर जो रीन्यूएबल है, इनको हम रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, हम इनका पुनर्उत्पादन भी कर सकते हैं। ये कभी ख़त्म ना होने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा है, जैसे कि पवन ऊर्जा है। इन चीज़ों को हम कभी भी, ये समाप्त होने वाली चीज़ें नहीं है, और इनको हम अपनी आने वाली पीढ़ियाँ भी इनको यूज़ करें या उससे आने वाली पीढ़ियाँ आगे भी यूज़ करें तो ये कभी ख़त्म नहीं होंगी, और इनका रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इनको दोबारा से उत्पादित कर सकते हैं। ये नवीनीकरणीय है और ये अनवीनीकरणीय हैं। तो आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं रिन्यूएबल में, नवीनीकरणीय में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का। उसके बाद हमारे हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज, ओनरशिप के बेस पर, यानी जो संसाधन है उनके ऊपर किसका अधिकार है। अब जो संसाधन है, मेरे पास भी कुछ ना कुछ चीज़ है, आपके पास भी कुछ ना कुछ चीज़ है। कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के अधिकार में आती हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार में आती हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार में आती हैं, और कुछ इंटरनेशनल अथॉरिटी के अंदर आती हैं। तो इस तरीके से हम इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक इंडिविजुअल, जो एक व्यक्तिगत तौर पर किसी व्यक्ति के पास है, जैसे कि मेरे पास मेरी ज़मीन है, मेरी गाड़ी है, मेरे खेत हैं जहाँ पर मैं खेती करता हूँ, तो वो क्या है, इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत संसाधन। उसके बाद कुछ चीज़ें कम्युनिटी की होती हैं, यानी समुदाय की होती है, जिसको हम सभी यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका कुआं है, आपका जोहड़ है, तालाब है, जहाँ सभी गाँववासी अपनी भैंसों को नहलाने के लिए लेके जाते हैं, या चरागाह है, पास्चर हैं, जहाँ पर सभी लोगों के पशु चरते हैं, या आपका बस स्टैंड है, या आपका रेलवे स्टेशन है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये कम्युनिटी की हैं, जिसको सारे समाज के लोग यूज़ करते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं, हिंदी में हम इसको सामुदायिक संसाधन कहेंगे। उसके बाद है नेशनल, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर पूरे देश का अधिकार होता है, जैसे कि वन, या आपके रेल, या आपके जल संसाधन, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि, या आपका, हम ये एग्जाम्पल लें, मान लीजिए कि आपके खेत में कहीं से तेल निकल आता है और उस तेल के ऊपर आपका अधिकार नहीं है, वो राष्ट्रीय संसाधन है, नेशनल रिसोर्स है। वो अगर कहीं से किसी को पता लग गया, सरकार को पता लग गया, तो वहीं पर वो साइट बन जाएगी, वहाँ से तेल निकालना शुरू कर देगी सरकार, और वो तब आपके अधिकार में नहीं रहेगा, वो सीधे किसके अधिकार में चला जाएगा, सरकार के, केंद्र सरकार के। तो वन, जल संसाधन और खनिज संसाधन, ये सारे के सारे नेशनल रिसोर्सेज माने जाते हैं। उसके बाद है इंटरनेशनल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हमारे देश की सरकार का भी अधिकार नहीं होता। 200 मील नॉटिकल, समुद्र के अंदर 200 मील नॉटिकल तो होता है किसी एक देश का अधिकार, लेकिन 200 मील नॉटिकल जो दूरी होती है, अगर उससे बाहर जाएंगे तो कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं जहाँ पर ट्रेड वगैरह करने के लिए उनकी परमिशन लेनी होती है। वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के टेरिटरी में नहीं आती, वहाँ पर कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। तो होप करता हूँ कि आप लोगों को आज का जो ये टॉपिक है, जो इंट्रोडक्टरी जो वीडियो है ये, इसमें आपको संसाधन का मीनिंग समझ में आ गया होगा, और संसाधन कितने प्रकार के हैं, जैसे कि मैंने आपको 1, 2, 3 और 4 प्रकार के संसाधन बताए हैं। आगे उनकी सब कैटेगरी भी बता दी हैं कि, और एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और रिसोर्सेज हम किस चीज़ को कहेंगे, उसके 3 क्राइटेरियाज मैंने आपको बताए हैं, तो इनको भी आपने बहुत अच्छे से कर लेना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।